हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से यूथ एजुकेशन में। आज से हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2017 के प्रीवियस पेपर में आए हुए हिंदी के सारे प्रश्न, साथ ही उन प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ हल भी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 दिसंबर 2017 की पहली शिफ्ट में जो हिंदी के प्रश्न आए थे उनको। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर सहित व्यंजन है। अब देखिए दोस्तों, हिंदी में सारे व्यंजनों में अस्वर जुड़ा होता है और जिन व्यंजनों में अस्वर नहीं जुड़ा होता है उन व्यंजनों के नीचे हलंत लगा होता है। अब देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ल। अब इसके नीचे हलंत जुड़ा है यानी कि ये केवल व्यंजन ही है। ऑप्शन बी है ई, ये अपने आप में ही एक स्वर है। ऑप्शन है सी म, इसके नीचे भी हलंत लगा हुआ है यानी कि यह भी एक व्यंजन है। अब ऑप्शन है डी क। अब क के नीचे हलंत नहीं है यानी कि इसके साथ अ जुड़ा है। अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क प्लस अ मिलकर बनेगा क। तो प्रश्न में पूछा है स्वर सहित व्यंजन, तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी क। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है वह क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन है अनुस्वार। अब देखिए हिंदी में अनुस्वार किसको कहते हैं? तो जिन शब्दों के ऊपर जो बिंदु लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग हो गया, पंकज हो गया, इनके ऊपर बिंदु लगते हैं, उस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी है अनुनासिक। अब अनुनासिक उनको कहते हैं जो कि नाक तथा मुंह से बोले जाते हैं। तो अपना सही आंसर यही होगा। इसने पूछा है जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है वो क्या कहलाते हैं, तो वो अनुनासिक कहलाते हैं। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं कि अयोगवाह। हिंदी में अयोगवाह दो वर्णों को कहते हैं, एक रहता है अम और दूसरा रहता है अह। ठीक है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन डी में लिखा है अंतस्थ। तो हिंदी में अंतस्थ 4 वर्ण होते हैं, य, र, ल और व। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है? ठीक है, इसको हम समझते हैं 2 उदाहरण से, कर्म और क्रम से। अगर कर्म का वर्ण विच्छेद करते हैं तो आएगा क प्लस अ प्लस र। ठीक है, तो इसमें देखिए र से पहले क और अ यानी स्वर और व्यंजन दोनों आए हैं, तो र का प्रयोग अगले वर्ण के ऊपर किया जाता है। और अगर क्रम में देखते हैं, क्रम का वर्ण विच्छेद करते हैं तो आएगा क प्लस र प्लस अ। इसमें देखिए र के पहले केवल और केवल क आया यानी कि व्यंजन आया है। तो अगर केवल व्यंजन हो तो र का प्रयोग पहले वर्ण के नीचे किया जाता है, और अगर र से पहले स्वर और व्यंजन दोनों हो तो र का प्रयोग अगले वर्ण के ऊपर किया जाता है, जैसे कि कर्मों में किया गया। तो इसने पूछा है र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो यानी कि केवल और केवल व्यंजन हो तो उसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा नीचे। तो इसमें ऑप्शन बी में दिख रहा है प्राचीन में कि उसमें र का प्रयोग नीचे किया गया है, तो अपना सही आंसर यही होगा। अब अगला प्रश्न है, वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में आ जाता है। इसका ऑप्शन दे रखा है पहला समानता। देखिए वर्तनियों में अगर त्रुटियां होगी तो समानता रहेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तो ये तो गलत हो गया। अगला ऑप्शन दे रखा है अंतर। अगर वर्तनीय में त्रुटियां होगी तो अंतर आ सकता है, तो ये अपना सही होगा। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है अनतर, तो ये शब्द ही गलत दे रखा है, तो ये तो आ नहीं सकता। अगला ऑप्शन दे रखा है भेद, तो देखिए भेद के 2-3 मतलब और भी निकलते हैं, जैसे हो गया मतभेद या फिर निशाना लगाना। एक मतलब और भी होता है भेद खोलना यानी राज खोलना, तो ये तो आ नहीं सकता, तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कैसा चांद देश सुंदर चेहरा है। इस वाक्य में उचित निपात का चयन करिए। ठीक है, इसके ऑप्शन है सा, ही, बी, तो अब हम इन चारों ऑप्शनों को उसमें रख कर देखते हैं। तो कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, तो इसका रिदम सही बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। इसमें अगर ही, भी, तो लगाएंगे तो इसका रिदम बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सा।
ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन, बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है इसने प्रसून, प्रसून का मतलब होता है फूल। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं तीर, तीर का मतलब होता है बाण, जो कि अपना सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला दे रखा है इसने अंबक, अंबक का मतलब होता है आँख। और अगला ऑप्शन दे रखा है इसने यातुधान, यातुधान का मतलब होता है राक्षस। ठीक है, तो अपना सही आंसर होगा इसमें तीर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जिसकी 4 भुजाएं हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है बहुभुज, बहुभुज का मतलब होता है जिसकी बहुत भुजा होती हैं, तो ये तो होगा नहीं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने 4 भुजा, ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन अपन अगला ऑप्शन भी देखते हैं। अगला ऑप्शन है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी 4 भुजा है, तो ये एक सटीक आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं चतुरानन, चतुरानन का मतलब होता है जिसके 4 आनन हो, यानी कि 4 सिर हो। अब ऑप्शन ए और डी तो कट गया, अब ऑप्शन बचा बी और सी, तो इसमें से सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज शब्द अपने आप में एक व्याख्या करता है कि जिसकी 4 भुजा हो, और प्रश्न में भी इसने यही पूछा है कि एक शब्द इसमें से कौन सा सही होगा, तो एक शब्द के लिए ये ऑप्शन सटीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी चतुर्भुज। अगला प्रश्न है, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रगत, प्रगत का मतलब होता है जो चल पड़ा हो। अब अगला ऑप्शन दे रखा है इसने प्रत्यागत, प्रत्यागत का मतलब होता है वापस आया हुआ, यानी लौटकर आया हुआ, तो ये अपना सही आंसर होगा। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने आगत, आगत का मतलब होता है आया हुआ। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने स्वागत, स्वागत का मतलब होता है अभिनंदन करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अपना प्रत्यागत, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, देवर्षि का संधि विच्छेद कौन सा होगा? इसका पहला ऑप्शन दे रखा है इसने देवर प्लस ऋषि, तो देवर तो अर्थ ही अलग बदल गया, तो ये तो होगा नहीं। अगला ऑप्शन है देव प्लस अर्षि, अर्षि का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है देव प्लस ऋषि, जो कि दोनों ही सटीक अर्थ दे रहे हैं, तो ये सही आंसर होगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है देवा प्लस ऋषि, तो देवा का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसमें अपना सही आंसर होगा देव प्लस ऋषि, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें है गुण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न है, रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं रक्षा, राक्षस, कवच या फिर भक्षक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भक्षक, क्योंकि रक्षक का मतलब होता है रक्षा करने वाला, और भक्षक का मतलब होता है खाने वाला, यानी खा जाने वाला। तो बाकी तीनों ऑप्शन ए और बी और सी तीनों ही गलत हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, ती प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के आखिरी में लगते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। प्रत्यय को शब्दांश भी कहते हैं, ये शब्द के एक अंश भी होते हैं। अब देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने शक्तिशाली, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसने शक्ति, तो इसमें देखने को मिलता है कि पीछे ती जुड़ा हुआ है, तो यही अपना सही आंसर होगा। आगे और ऑप्शन देखते हैं। तो अगला ऑप्शन दे रखा है इसने शक्तिपुंज, इसमें भी ती नहीं है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने शक्तिपूर्ण, इसमें भी पीछे ती नहीं है, तो ये तीनों ही गलत हैं, ऑप्शन बी अपना सही आंसर होगा शक्ति। अगला प्रश्न है, देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब देखिए इनके नियम देख लेते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में और या अथवा जैसे शब्द आते हैं, जैसे माता पिता हो गया तो इसको माता और पिता लिखेंगे। अब देखिए अगला ऑप्शन दे रखा है द्विगु समास, तो द्विगु समास में हमेशा संख्यावाचक शब्द आते हैं, जैसे हो गया पंजाब, 5 नदियों का समूह, ऐसे आते हैं। अब अगला ऑप्शन दे रखा है इसने कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में आता है हे जो के समान, जैसे हो गया महान हे जो राजा, ऐसे शब्द आते हैं। अब अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में हे जिसका, हे जिसकी जैसे शब्द आते हैं, जैसे 12 सिंगा, 12 हे सिंह जिसके, ऐसे शब्द आते हैं। तो
अपना प्रश्न है देवासुर। देवासुर का अगर समास विग्रह करेंगे तो देव और असुर इस प्रकार से बनेगा, जो कि द्वंद्व समास में बनेगा। तो अपना सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। देखिए सिर से पैर तक यानी कि शुरू से आखिरी तक इसका अर्थ निकलता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पूरा शरीर, तो ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है चर्चा चलाना, तो ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है बहस छिड़ना, तो ये भी गलत है। इसमें भी कहीं से कहीं तक शुरू से आखिरी तक का अर्थ नहीं निकलता है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं आदि से अंत तक, तो ये ऑप्शन सही है। आदि से अंत तक यानी प्रारंभ से अंत तक, यही अपना सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है शशान, ये तो गलत है। अगला ऑप्शन दे रखा है शासन, जो कि सही है। आगे और भी ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है शासन, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है शासन, ये भी गलत है। तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शासन। अगला प्रश्न है हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर भक्ति रस। तो आइए इन रसों के कुछ नियम होते हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शम, निर्वेद या फिर शोक। जहाँ पर शोक जैसी भावना प्रबल होती है वहाँ पर शांत रस होता है। अगला दे रखा है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति, यानी जिस कविता में किसी व्यक्ति विशेष की सुंदरता का वर्णन किया गया हो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अगला दे रखा है वीर रस, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह, यानी जिस कविता को पढ़ने से उत्साह व वीरता की भावना प्रबल होती हो वहाँ पर वीर रस होता है। अगला दे रखा है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव होता है भक्ति, यानी जिस कविता में भगवान संबंधी भक्ति की गई हो वहाँ पर भक्ति रस होता है। अब देखिए इन पंक्तियों को पढ़ने से हमें वीरता और उत्साह देखने को मिलता है, यानी ये कविता भी वीर रस की ही है। तो अपना सही आंसर होगा वीर रस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाता, मनहु नील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात में निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो इसके ऑप्शन है संदेह अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना यानी कल्पना, यानी जिस कविता में कल्पना या संभावना होती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस कविता का मतलब निकलता है कि श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में नीलमणि पर्वत की ओर उनके शरीर पर जो पीले रंग के कपड़े हैं उनसे प्रभात की धूप की कल्पना की गई है। ठीक है। इसके अलावा उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द भी होते हैं मानो, मनु, मानहू, जानो, जनु, जानहू। तो इसमें कविता में हमें मनहू नाम का वाचक शब्द भी देखने को मिलता है, जो कि दर्शाता है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अगला प्रश्न है बद्ध उपसर्ग किस भाषा का है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या फिर उर्दू फारसी। तो इसका सही आंसर होगा उर्दू फारसी। उर्दू फारसी के कुल 19 उपसर्ग होते हैं, जिसमें बद, बर, बे जैसे उपसर्गों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं और अंग्रेजी में 10 उपसर्ग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है स्थायी भाव के साथी होते हैं। तो इसके ऑप्शन दे रखें विभाव, संचारी भाव, अनुभाव या फिर अस्थायी भाव। तो इसका सही आंसर होगा संचारी भाव। संचारी भाव के 33 प्रकार होते हैं। जब आप रस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे स्थायी भाव के ये साथी होते हैं। इसके अलावा बात करें ऑप्शन 1 की, तो विभाव जो है उसके 2 प्रकार होते हैं। संचारी भाव उसके 33 प्रकार होते हैं। इसके अलावा अनुभाव के जो है वो 4 प्रकार होते हैं और एक होता है स्थायी भाव जिसके 9 प्रकार होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पंक्ति है मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ा, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकारा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं उपमा अलंकार,
अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो इसका सही आंसर होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा होती है जहां पर गुण की समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का आरोप कर दिया जाता है। इसके साथ ही रूपक अलंकार में योजक चिन्हों का भी प्रयोग होता है, जैसे कि कविता में ऊपर दिखाया गया है कि बार बार के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो उस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा रूपक अलंकार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अब देखिए उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं। तो अपना मुख्य शब्द है खिला, इसमें अध जो है वो उपसर्ग है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में अध मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें अध लिखा हुआ है, तो यही अपना सही आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन जो कि आध, आधा, खिला है, तो ये तो तीनों ही गलत हो गए। अपना सही आंसर होगा अध, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त तो होता है। इसी तरह के आगे और वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल यूथ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। इसके अलावा अगले वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो प्लीज़ वॉच इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।